काफी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ नया सीखा है, बहुत अच्छी बात है। आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, बस आप लोग रिवीजन रखना। रिवीजन करोगे ही तो पेपर श्योर शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। आज का जो हमारा चैप्टर है ये बैंकिंग से संबंधित है। आज का जो पूरा लेक्चर है हमारा बैंकिंग से संबंधित रहेगा, और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। एप्लीकेशन पे देख रहे तो वो भी कमेंट सेक्शन है। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव एवं विकास, तो भाई सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आजादी से पहले या उससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, एंशियंट टाइम्स में शाहूकार होते थे जो जिनके पास पैसा होता था, जो अपने पास पैसा रखते थे और जरूरत पड़ने पे लोगों को देते थे। उसके बदले में लोगों की जमीन हड़प लेते थे। मतलब कोई कानून नहीं था, लेकिन लोगों के पास पैसा रहता था, बड़े लोगों के पास, अमीर लोगों के पास, वो दूसरे लोगों को पैसे देते रहते थे, ब्याज पर, उधार पर, अलग अलग तरीके से। और फिर जब पैसे टाइम पे चुकता नहीं कर पाते थे तो कभी घरों की इज्जत को ताकते थे। मतलब कि लेडीज को उठा ले जाते थे, कभी जमीन छीन लेते थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत में बैंकिंग की जरूरत पड़ गई। तो उसमें बैंकिंग की जरूरत देखो कब पड़ी। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभ आरंभ 1770 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से हुआ। तो सबसे पहला बैंक, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये जो आधुनिक बैंक था, ठीक है, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ 1770 में हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान किसका था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी का। ये भारतीय बैंक नहीं था, लेकिन भारत के अंदर था। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया भारत का था, यहाँ पर एक बैंक बनाया गया अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। कब? 1770 में। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक, अब कुछ एक उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड पैसे थे। सीमित देयता के आधार पर अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित किया गया। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, परंतु पूर्ण रूप से किसी भारतीय का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। अब देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बैंक भारत का बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में किसके द्वारा स्थापित हुआ? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, और विदेशी पूंजी के सहयोग से इसका जी स्थापना हुई थी। दूसरा बैंक लिमिटेड जो है रिसोर्सेज के साथ अवध कमर्शियल बैंक स्थापित किया गया, और इसको चलाने का जो काम था किसके पास था? भारतीयों के पास था। भारतीयों द्वारा संचालित, मतलब पैसा भारतीयों का नहीं था, संचालित भारतीयों के द्वारा था। कब हुआ? 1881 में अवध कमर्शियल बैंक। दो चीजें हमें क्लियर हो गई, पहला 1770, दूसरा 1881। यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कमर्शियल बैंक। अब तीसरा 1894, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग, ये बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पर एक बार कुछ पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय ऑफिस हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके निकटतम आरबीआई का ऑफिस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके निकटतम आरबीआई का ऑफिस कौन सा है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त 31 भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम। अब देखिए, 1934 का एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट कहां पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1937 में इसको मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, शिफ्टेड टू मुंबई इन 1937। ठीक है, याद रहेगा आपको। 1949 के अंदर
1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसको क्या किया गया, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, फिर ये राष्ट्रीय बैंक हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आजादी से पहले आरबीआई और किस देश के लिए सेंट्रल बैंक का काम किया आरबीआई ने? तो भाई आरबीआई ने बर्मा के लिए 1942 से लेकर 1947 तक 5 साल आरबीआई ने सेंट्रल बैंक का काम किया। बर्मा, जिसको कि आज आप लोग म्यांमार कहते हैं, म्यांमार के लिए भी आरबीआई ने सेंट्रल बैंक का काम किया। अब मतलब आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक तो है ही है, इसने म्यांमार के लिए भी काम किया हुआ, तो ये आपको कहीं जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा। तो इनको याद रखो, चीजों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि पता नहीं कहां से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, जो कि 1943 से 1949 तक थे। अब आपसे कोई पूछे कि आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। पहले सर ऑसबोर्न स्मिथ, दूसरे सीडी देशमुख, ठीक है। याद रहेगा, सिंपल चीजें, यहां से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की सभी करेंसी नोटों, 2 रुपए, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, वो 1000 का नोट बंद हो गया, आपको पता है, का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ये सारे बैंक की छपाई कहां पर होती है? भारतीय बैंक। 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निगमन वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार करती है। अब इन नोटों पर क्या होता है? आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। और 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के, जो है वित्त मंत्री के साइन होते हैं, ठीक है। सिक्के जो है भारत सरकार द्वारा या वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की प्रचालन शुरू हो गया। अब दशमलव प्रणाली है क्या चीज? देखो, 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे, ये 5 हो गए। इसी तरह से नीचे भी 10-10 पैसे हो जाएंगे, तो कितने हो गए? ये 100 पैसे। 100 पैसे से क्या हो गया? 1 रुपीज बन गया। मतलब 10 दसियां इकट्ठी होके 1 रुपया बना रही है, ठीक है। 10 रुपए के 10 नोट से क्या बन जाता है? 100 रुपए बन जाते हैं। 100 के 10 नोट से 1000 रुपए बन जाते हैं। मतलब इसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली, कि एक जीरो के 10 के बाद एक जीरो बढ़ जाती है, ठीक है। यही है दशमलव प्रणाली। इसके पहले क्या था? 16 आना, 4 आना, ये चलता था, तो वो कुछ दूसरी प्रणाली थी, उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। पहले 4 आने का 1 रुपया होता था, मतलब वो दूसरी प्रणाली थी, ये दशमलव प्रणाली है। भारत में बैंकिंग, अब ये तो शुरुआत हो गई। अब भारत में बैंकिंग का आगे देखो क्या क्या, किस किस तरह से भारत में बैंकिंग फलती फूलती गई। वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं संचालन भारतीय बैंक विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। भाई भारत के अंदर जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, उनका नियमन, उनका रेगुलेशन और संचालन किस अधिनियम के तहत होता है? तो भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत होता है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक जो है वर्ष 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। तो कब आया? 1955 में। पहले 1770, 1881, 1894, फिर उसके बाद क्या हुआ? 1934, अब 1955। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस एक सीक्वेंस में याद करते जाओगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और कभी एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं, सारे क्वेश्चन हल होंगे अगर आप ये हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। और अगर सबसे पुराना बैंक पूछे तो पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब पहले क्या होता था? प्राइवेट बैंक्स होते थे, अब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 19 इसमें जो है कुछ चरण थे। पहले चरण में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पूछा जाएगा कि पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंक। कब हुआ? 19 जुलाई 1969, सॉरी 19 जुलाई 1971 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी, उसको क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको राष्ट्रीय बैंक घोषित कर दिया। इसका फायदा क्या था? अब आपके माइंड में आ रहा है, सर इसको राष्ट्रीय बैंक क्यों बना दिया? प्राइवेट बैंक भी तो काम कर रहे थे। उस समय पे जो प्राइवेट बैंक थे वो अपना सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे थे, प्राइवेट बैंक सिर्फ अपना प्रॉफिट क्रिएट कर रहे थे। तो आपको भी पता है कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं या प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपना फायदा ढूंढती हैं, अपने लिए प्रॉफिट मैक्सिमम करती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट होते हैं या फिर जो नेशनलाइज चीजें होती हैं वो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और उसमें सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो इसलिए इनको नेशनलाइज कर दिया गया ताकि ये सरकार के अंडर आ सकें और सरकार की जो मंशा थी, जो सरकार के प्रोग्राम्स थे, उनके तहत ये काम कर सके। तो इसलिए इनको जो है राष्ट्रीयकरण इनका कर दिया गया। अब कौन कौन से बैंक थे, नाम याद नहीं भी रखने ना भी रखिए, लेकिन थोड़ा एक बार देख लीजिए। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप लोग देखते होंगे इनके बोर्ड लगे होते हैं आप कहीं जाते हैं तो, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 14 बैंक थे जिनका पहले चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब इनका राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिसको कि गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था। तो उसके बाद दूसरा चरण, इन बैंक को 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इन्होंने जो है देश को ऊपर उठाने में काफी मदद की, देश का विकास करने में, देश को बढ़ोतरी की तरफ इन्होंने काफी मदद की। तो इन्होंने क्या किया, 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में जो जो बैंक जो उनका राष्ट्रीयकरण किया, कौन कौन से हैं? दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत किए गए बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और विजय बैंक, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के आपस में विलय के तहत विजय बैंक और देना बैंक का विलय करके बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, जो कि 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है एग्जाम में आपके लिए कि विजय बैंक और देना बैंक, इनका विलय किस बैंक में हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। यहाँ पर आपने विजय बैंक पढ़ा है, उससे पहले आपने ऊपर पढ़ा था देना बैंक। दोनों का क्या कर दिया गया? दोनों को विलय जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये बैंकों का विलय क्यों कर देते हैं, एक बैंक को दूसरे बैंक में मिलाने से क्या फायदा होता है? अभी आपने जो है कोई भी बैंक रेट कुछ नहीं पढ़ा है, सीआरआर नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है? तो जब वो पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि बैंक को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होता है, बैंक किस तरह से अपने पास पैसे रखता है। तो जब वो पढ़ोगे फिर समझ आएगा कि ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी क्यों था, बैंकों को मर्ज क्यों किया गया, विलय क्यों किया गया, ठीक है? तो ये मेंस के हिसाब से है, वो डोंट वरी, आपको जरूरत नहीं है अभी, अभी इतनी जरूरत नहीं है। मेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको मेंस की क्लासेस में सब कुछ करवा दूंगा। अभी के लिए इतना याद रखना कि विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर दिया गया। इससे पहले 2017 के अंदर जो एसबीआई के बैंक थे, एसबीआई के 5 बैंक थे, एसोसिएट बैंक थे, उनको सबको खत्म करके स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इन सबको खत्म करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और एक महिला बैंक है उसका विलय भी एसबीआई के अंदर कर दिया गया। और 2017 में फिर से जो है एक ही बैंक बना दिया। पहला क्या था, अलग अलग बैंक बना दी कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अलग है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग है, स्टेट बैंक ऑफ जैसलमेर अलग है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर अलग है। तो उन सबको खत्म करके 2017 में एसबीआई ने फिर से एक ही बैंक बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अंदर महिला बैंक का भी इसके अंदर इसको विलय कर दिया गया। महिला बैंक स्पेशली महिलाओं के उत्थान के लिए था, महिलाओं को जो है एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाओं को आगे लाने के लिए था, लेकिन इसका कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो इसको भी उसके अंदर विलय कर दिया गया था, इसको भी एसबीआई में मिला दिया गया। उसके बाद देखिए, अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में विलय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और आंध्रा तथा कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, तथा इलाहाबाद का बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सारे कैसे याद रखें? भाई 2019 में
10 सार्वजनिक बैंकों का विलय किया गया था आपस में किसी बैंक में। पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजय बैंक और देना बैंक का विलय कहाँ पर किया गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। उसके बाद ये नीचे वाले याद नहीं रखने हैं तो भूल भी सकते हैं, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार, आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक। ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल 2020 से विलय प्रभावी हो जाने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 हो गई है। अब भारत के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 11 बैंक हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा 11 और बैंक है, मतलब टोटल कितने हैं? 12। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का कि क्वेश्चन कहां से आएगा पेपर में वो पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 2-2 लाख रुपए फीस लेके चले जाते हैं, 2-2 3-3 साल पढ़ते रहते हैं, वहां से पढ़ने के बाद वापिस आ जाते हैं, फिर उसके बाद अपना तैयारी में लगे रहते हैं। क्या करते हैं, सर नॉलेज तो बहुत हो गई लेकिन पेपर पास नहीं, क्योंकि आपको कभी पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाया ही नहीं गया। मेरे लेक्चर्स देखो, उसके बाद पुराना पेपर उठा के देख लो, 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हमारे लेक्चर देखने के बाद 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और कट ऑफ कभी भी 50 to 70% से ऊपर नहीं जाती है किसी भी एग्जाम में। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको तो 70% मार्क्स ही लेके आ रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाने का एक तरीका होता है, और वो तरीका हमारे पास है, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से गाइड करेंगे। अब नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। अब नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो सेंटर में काम करते हैं। भाई एक बैंक है यहाँ पर दिल्ली में है, उसने कह दिया कि ठीक है ये काम होना चाहिए। अब दिल्ली वाला हरियाणा में, पटना में, लखनऊ में यहाँ तो नहीं पहुंच सकता ना, तो क्या होगा, या तो इनकी ब्रांचेस हो या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाए। तो इन्होंने क्या किया, रीजनल रूरल बैंक, हर एक आदमी तक, हर एक औरत तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग तथा जून 1975 में गठित नरसिंहमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1972 में की गई थी, आरजी सरैया की अध्यक्षता में एक बैंकिंग आयोग का गठित किया गया, और 1975 में एक नरसिम्हन जो है समिति की अनुशंसा पर रीजनल रूरल बैंक की जो है स्थापना कर दी गई। ओके। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1972 में हो गई, और ये 1975 है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बैंकिंग आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, 1972 में बैंकिंग आयोग की स्थापना हुई थी, और 1975 में जो है इनकी अनुशंसा पर जो है भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में। और उसके बाद ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं आरआरबी को 1972 समझ लो, नहीं। आरआरबी का जो है गठन 1975 में हुआ था, और बैंकिंग आयोग 1972 में गठित हुआ था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग बैंकों की स्थापना का क्रम 2 अक्टूबर 1975, जो कि गांधी जयंती का दिन होता है 2 अक्टूबर, तो उस दिन से 1975 को प्रारंभ कर दिया गया रीजनल रूरल बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा, तथा 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक के द्वारा, जो बैंक उसको चला रहा है प्रवर्तक बैंक के द्वारा लगाई जाती है। ये होते हैं रीजनल रूरल बैंक के अंदर। 50% सेंटर की भागीदारी, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, 15% स्टेट की भागीदारी, और 35% प्रवर्तक बैंक की भागीदारी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, और कई स्टेट सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रीजनल रूरल बैंक का जो है इसको किस तरह से, इसकी जो पूंजी है उसको किस तरह से डिसाइड किया गया। 50% सेंटर, 15% राज्य सरकार, और 35% प्रवर्तक बैंक के द्वारा लगाया जाता है। ठीक। उसके बाद है नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से समझ आ गई चीजें। अब ये एक नेशनल बैंक है, इसका काम क्या एक इसलिए है भाई एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, ये एक नेशनल बैंक है, इसलिए इसका नाम है नाबार्ड। अब ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एनए बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ आया। 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अलग से एक पृथक बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कर दी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। कई बार अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना हो तो वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, नाबार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दे देगा कि इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, सबको पता होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या दे देगा, दूसरी जो है कथन, नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। पढ़ा हुआ है तो समझ आएगा, नहीं तो फिर नहीं। तीसरा क्या दे देगा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। तो भाई पहला और तीसरा तो सबको पता होगा, गलत कहाँ पे होगा, दूसरे पे। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना बी शिवरामन समिति के अनुशंसा के आधार पर की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। सिंपल सी चीजें। किसान क्रेडिट कार्ड का करने तथा समय सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। पीछे हमने जो है किसानों से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जब पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें सारी चीजें आपको बताई थी किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित। तो वो लेक्चर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा समय सहायता ग्रुप समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये समय सहायता समूह क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो कि कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें 5 लोग, 10 लोग, 50, 100, 1000, कितने भी लोग हो सकते हैं, जो मिलकर किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब वो अपनी हेल्प कर रहे हैं और दूसरों की हेल्प भी हो जाती है उससे। अब ये तो था बैंकिंग के बारे में। अब बैंकिंग के साथ जुड़ते कुछ अन्य प्रमुख संस्थान, अदर मेजर इंस्टीट्यूशंस। भारत जीवन बीमा निगम। अब बैंकिंग आ गई तो बीमा भी जरूरी है। ऐसे बैंक में रखेंगे और अगर चोर लेंगे तो उसका बीमा जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है। भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो एलआईसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर। ये करती क्या है, ये देश में सबसे ज्यादा बीमा करती है, लोगों का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और भी कई तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड ये करवा रहे हैं भारत में। एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है और नेशनलाइज्ड कंपनी। भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अब आईआरडीए है क्या चीज, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब मान लो आपका किसी कंपनी ने बीमा कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया, आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आप उनसे क्लेम करने गए कि मैंने आपका इंश्योरेंस करवाया हुआ, मुझे क्लेम दीजिए। वो कहते हैं कि नहीं, हम आप मतलब कि आपको इतने परसेंट डिजीज है, इतने परसेंट बीमार है, हम लोग ये बीमा नहीं दे सकते। तो भाई आप आईआरडीएआई में जो है शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय बीमा को विनियामक, जितने भी रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, विकास करना, वो सारा काम आईआरडीएआई के पास है। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, मुख्यालय इसका हैदराबाद के अंदर। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। यूटीआई, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1964 में लघु बचतों को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। ठीक, ये समझ आया आपको। इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर। यूटीआई का मुख्यालय मुंबई में। अब यूटीआई का नाम चेंज कर दिया गया है, अब यूटीआई का नया नाम रख दिया गया। आप लोग देख लीजिएगा उसका नया नाम क्या है, यू विल शॉक्ड, आपको कुछ शॉक लगेगा कि ठीक है, अच्छा ये नाम रख दिया गया यूटीआई का। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। तो भाई राष्ट्रीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी, 1988 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये करता क्या है, ये हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है और
मतलब कि राष्ट्रीय आवास बैंक रहने के लिए लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आज हम लोगों ने बैंक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी बैंकिंग से संबंधित वो सारी पढ़ ली हैं। अब इसके अलावा छोटी छोटी चीजें मैं और आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर जगह मिल जाए, थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं आपके लिए ताकि आपको चीजें अच्छे से आप लोग जो है इसको समझ सके चीजों को। अब देखिए ये तो सारे गवर्नमेंट बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया। आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो कभी ना कभी न्यूज़पेपर या कुछ करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे होंगे, शायद स्टडी मास्टर की करंट अफेयर वीडियोस देख रहे हो, किसी और इंस्टीट्यूट की वीडियोस देख रहे हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गवर्नमेंट बैंक हो गए, अब एक आते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक भी बहुत बड़े बड़े बैंक हैं जो कि देश में एक बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड कर रहे हैं, देश की डेवलपमेंट में, विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ बड़े बैंकों का नाम मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखने हैं और खुद जाके गूगल पे उनके बारे में, गूगल पर थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 मिनट आपने पढ़ना है। जैसे कि HDFC, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर। ये नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर भी HDFC काम कर रहा है। ठीक है, भारत का बहुत बड़ा बैंक है। जितनी भी आप लोग पेट्रोल पंप पे या फिर कहीं पर जो कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन्स होती हैं जिसके अंदर कार्ड डाल के आप लोग पेमेंट कर देते हैं, या टैप एंड पे का ऑप्शन आता है, वो जितनी भी मशीन्स हैं HDFC की सबसे ज्यादा मशीन्स हैं भारत के अंदर। सबसे ज्यादा मशीन्स किसकी हैं? HDFC की। दूसरे नंबर पर किसकी है? एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक। HDFC के बारे में जाके थोड़ा पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म मैंने बता दी है। 1994 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सबसे ज्यादा मशीन्स HDFC बैंक की हैं जो आप लोग ये पेमेंट करते हैं। दूसरे नंबर पर मशीन्स किसकी हैं? एक्सिस बैंक की हैं। स्थापना कब हुई इसकी? 1993 में, 1993 में हुई, मतलब HDFC से पहले एक्सिस बैंक की स्थापना हो चुकी थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। अब इसके बाद ICICI बैंक। पहली बात तो ICICI की फुल फॉर्म एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। स्थापना कब हुई? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक, ये बैंक के बारे में पढ़ेंगे, HDFC के बारे में गूगल करके पढ़ेंगे, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और ICICI बैंक के बारे में पढ़ेंगे। एक और बैंक है जो प्राइवेट बैंक है, यस बैंक। इसकी स्थापना 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई के अंदर। तो ये HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI प्राइवेट बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। यस बैंक के बारे में जाकर आप लोग जरूर पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो है करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के बढ़ोत विकास में ये बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत कस्टमर्स हैं, तो ये पैसा इकट्ठा करते हैं, इनके पास फंड्स आते हैं, तो इसलिए चर्चा में रहती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ें। आपको ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, या वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कल हम लोग जो है फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और रिवीजन जरूर करते रहना। क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है आपके लिए, और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9896160956। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।